हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदुजा ग्रुप के एक ऐसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की जिससे इन्होंने अपना एक बिजनेस बिना आईपीओ के ही लिस्ट करवा दिया है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हिडन इनसाइट समझना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट की। पहले दोनों कंपनीज का बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दो कंपनीज है। फर्स्ट वन इज हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड, इसको हम HLFL भी बोल सकते हैं, और दूसरी कंपनी है NDL वेंचर्स लिमिटेड। अभी ये दोनों के बीच में एक स्कीम ऑफ मर्जर अप्रूव हुई है, ठीक है। पहले ये दोनों कंपनीज का हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो ये HLFL जो कंपनी है ये बेसिकली एक NBFC कंपनी है और इसका शेयर होल्डिंग अशोका लीलैंड होल्ड करती है, जो कि हिंदुजा ग्रुप का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। HLFL प्राइमरीली व्हीकल फाइनेंसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस में इन्वॉल्व है और HLFL के पास लिस्टेड एनसीडीज भी है जो BSE पे लिस्टेड है, लेकिन इसकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। NDL वेंचर्स पे तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनर पे, NDL वेंचर्स में कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है अभी करंटली, पूरी की पूरी खोखा कंपनी है। इसमें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ NDL वेंचर्स, ठीक है। इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 121 रुपीज़ पे। इसका मार्केट कैप है 405 करोड़ रुपया, ठीक है। काफ़ी हाई पी है, 455 का पी रेशियो है, बुक वैल्यू भी 17.5 पे चल रहा है। एंड इसका 3 साल का चार्ट भी देखोगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो कि इसमें ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट डजंट लुक लाइक अ सेल कंपनी और अ पेनी स्टॉक और अ फोक्स कंपनी, ठीक है। बट जैसे ही आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आप इसके देखो, सेल्स 0, एक्सपेंसेस 0, एकदम मार्जिनल कुछ तो इनकम इन्होंने अर्न करके रखा हुआ है, वो भी अदर इनकम से आ रहा है। मेन इसका ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये आप देख सकते हो। अदर इनकम में इसमें फिगर्स दिख रहे हैं कुछ ना कुछ, एंड प्रॉफिट भी वहीं से डिराइव हो रहा है। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर 22 से यहाँ पे लिख रहा है, तो दिसंबर 22 से यहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस तो हो नहीं रहे हैं, ठीक है। मे भी उसके पहले ही यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर जब अगर आप देखोगे तो मार्च 22 में ये कंपनी में एक डीमर्जर हुआ था। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। मार्च 22 के डीमर्जर के बाद इसमें कोई भी ऑपरेशंस है नहीं, ठीक है। आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो, बैलेंस शीट भी मार्च 22 में 0 हो गई है, सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ही बच सकते हैं यहाँ पे। तो अब सवाल ये है कि जब कंपनी में कुछ है ही नहीं, जब कोई ऑपरेशंस वगैरह है ही नहीं इसमें, तो फिर भी शेयर प्राइस इतने क्यों है, तो फिर भी शेयर मार्केट वैल्यू इतना क्यों है, पी इतना हाई क्यों है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये NDL वेंचर्स एक सेल कंपनी नहीं है। ये एक कंपनी स्पेसिफिकली क्रिएट नहीं रखी गई है सो दैट इसमें एक दूसरा बिजनेस आ सके और वो भी लिस्ट किए बिना आ सके। तो इसमें द प्लान इज कि HLFL का जो बिजनेस है उसको HLFL का जो NBFC बिजनेस है उसको वो लोग NDL वेंचर्स में मर्ज कर देंगे, जिससे HLFL का जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा। मर्जर में बेसिकली क्या होने वाला है, HLFL में जो NBFC बिजनेस है उसको वो लोग मर्ज कर देंगे NDL वेंचर्स में, ठीक है, जिससे HLFL ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा विदाउट गोइंग इनटू एन IPO। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि क्यों उन्होंने LDL वेंचर्स को खाली रखा हुआ इतने टाइम के लिए। एंड इन द एक्सपेक्टेशन के फ्यूचर में इसमें कोई बिजनेस होगा तो वो बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है कि इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के यहाँ पे NBFC का बिजनेस आएगा ये कंपनी में, ठीक है। तो हिंदुजा ग्रुप ने स्पेसिफिकली ये लिस्टिंग करवाया, ये मर्जर करवाया है सो दैट बिजनेस विदाउट गोइंग इनटू एन IPO लिस्ट हो जाए। अब इसमें कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। तो NDL जो है वो 25 इक्विटी शेयर इश्यू करेगा फॉर एवरी 10 शेयर्स इन HLFL, और जो HLFL के जो NCDs है, ठीक है, उसके बदले में भी एक NCD दे देगा। इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये इनकम टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन होगा HLFL के लिए भी, NDL के लिए भी और उनके शेयर होल्डर्स के लिए भी। GST का कोई इम्प्लीकेशन होगा नहीं इस पर। और स्टैम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें तो वो गिवन कि इनके कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, तो एक काफ़ी बड़े अमाउंट का स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा मर्जर पे वंस द मर्जर इज डन। नाउ दिस इज बिकॉज HLFL का जो आप बुक्स देखोगे तो वो काफ़ी बड़ा कंपनी है, ठीक है, वो छोटा मोटा कोई कंपनी है नहीं, वो काफ़ी बड़ा कंपनी है। जैसे कि हम सब जानते हैं स्टैम्प ड्यूटी यूजुअली कंसिडरेशन पे होता है, राइट। तो गिवन कि इतना बड़ा कंपनी अगर एक छोटी कंपनी में मर्ज हो रहा है तो उसके सामने उसको कंसिडरेशन भी काफ़ी बड़े अमाउंट का मिलेगा।
एंड उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो गिवन दिस, महाराष्ट्र में जिसको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी बढ़ना पड़ सकता है। नाउ आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर इतना ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी अगर आने वाला है तो एनडीएल वेंचर्स जी HLFL में मर्ज क्यों नहीं कर देते? छोटी कंपनी है तो फिर सामने कंसिडरेशन भी छोटा होगा और स्टैम्प ड्यूटी भी इतना नहीं देना पड़ेगा। वेल, उसका रीज़न ये है कि अगर लिस्टेड कंपनी को आप अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज कर देते हो तो वो डीलिस्ट हो जाएगा, कंपल्सरी डीलिस्टिंग करवाना पड़ेगा। एंड मैनेजमेंट का इंटेंशन यहाँ पे ये है कि उनको लिस्ट करवाना है, ना कि डीलिस्ट करना है। तो इसीलिए उन्होंने बड़ी कंपनी को एक छोटी कंपनी में जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें मर्ज किया हुआ है। सो कमिंग बैक टू ये एनडीएल वेंचर्स को इन्होंने खाली क्यों रखा हुआ था? सो उसका तो रीजन मैंने आपको बताया कि इनको स्पेसिफिकली एनबीएफसी बिजनेस को लिस्ट करवाना था, ठीक है। इसलिए बैक इन 2022 उन्होंने क्या किया कि एनडीएल वेंचर्स में जो बिजनेस था मीडिया का वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा था, ठीक है। तो इनका दूसरा एक लिस्टेड कंपनी है उसमें उसको डीमर्ज कर दिया। वो मीडिया बिजनेस को उन्होंने यहाँ एनडीएल वेंचर्स से निकाल के दूसरे एक लिस्टेड कंपनी में डीमर्ज कर दिया, ठीक है। तो बिकॉज वो सामने वाला कंपनी भी लिस्टेड था तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू गो फॉर अ लिस्टिंग विदाउट एन आईपीओ। वो वैसे ही पब्लिक को लिक्विडिटी ऑन मार्केट मिल गया एज पर सेबी रूल्स, ठीक है। तो वो दूसरी कंपनी को अलग से लिस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एनडीएल वेंचर्स एक प्लेटफॉर्म बन गया बिकॉज ऑफ विच एनबीएफसी बिजनेस उसमें हाउस कर सकते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक रीजन है। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक रीजन ये है कि इनको कैपिटल मार्केट एक्सेस अच्छे से मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस मर्जर। एक एनबीएफसी बिजनेस में कैसा होता है ना कि उनको एक डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। नाउ एनबीएफसी बिजनेस बाय इट्स वेरी नेचर आर लार्जली ड्रिवन बाय डेट। वो लोग बैंक से ज़्यादा पैसे उठाते हैं एंड मार्केट में वो लोग पैसा लेंड करते हैं टू डिफरेंट पीपल। तो मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो उनको मिलता है वो बैंक से मिलता है जो कि डेट होता है उनकी बैलेंस शीट में। ना उनको डेट टू इक्विटी रेशियो भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। सो फॉर एवरी न्यू डेट फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द बैंक्स उनको उतना ही इक्विवेलेंट रेशियो में इक्विटी भी मेंटेन करना पड़ता है जो कि खुद के पैसे होते हैं, ठीक है। नाउ खुद का पैसा लगाना मतलब खुद का पैसा ब्लॉक करना एंड लेकिन अगर आप लिस्ट कर देते हो, ठीक है, तो आप वही इक्विटी या फिर शेयर कैपिटल आप पब्लिक के थ्रू रेज कर सकते हो बाय वे ऑफ राइट्स इशू या फिर QIPs और भी बहुत सारे तरीके हैं वंस यू गेट लिस्टेड। तो आपको कैपिटल मार्केट का एक्सेस जो है वो काफ़ी इजीली मिल जाता है वंस यू आर लिस्टेड। सो ये दूसरा स्ट्रेटेजिक रीजन है कि क्यों इन्होंने एनबीएफसी बिजनेस को लिस्ट किया इस तरीके से। थर्ड रीजन ये है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है विच इज अशोक लीलैंड का जो होल्डिंग है इनटू द एनबीएफसी बिजनेस उसको भी रैशनलाइजेशन मिल जाता है। वो कैसे? नो सी अशोक लीलैंड के बुक्स में अगर आप देखोगे तो उसके बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट दिखेगा, ठीक है। एंड उसका वैल्यूएशन जो होगा, अशोक लीलैंड का वैल्यूएशन जो होगा दैट विल बी एट अ डिस्काउंट बिकॉज उसका जो नीचे का कंपनी है वो लिस्टेड है नहीं तो उसका वैल्यू अनलॉक हुआ है नहीं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जितना एक्चुअल वैल्यू अशोक लीलैंड को मिलना चाहिए फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट वो उसको मिल नहीं पाएगा बिकॉज स्टिल वो एनबीएफसी जो है वो अनलिस्टेड है। बट वंस वो लिस्ट हो जाती है, ठीक है, तो एक तो अशोक लीलैंड को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि वो कभी भी अपने शेयर्स बेच सकता है मार्केट में एंड एट द सेम टाइम उसको अच्छा खासा वैल्यूएशन भी मिल जाता है फ्रॉम दैट कंपनी वंस इट गेट्स लिस्टेड, जिससे उसके खुद की वैल्यूएशन पे भी अच्छा इम्पैक्ट आता है। फोर्थ स्ट्रेटेजिक रीजन ये है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे एनबीएफसी में उनको भी इससे लिक्विडिटी मिल जाता है। अबाउट 27% जितने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे एनबीएफसी बिजनेस में HLFL में तो उनको भी लिक्विडिटी मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लिस्टिंग ऑफ द बिजनेस। एक बहुत ही अच्छा मूव जो ये कंपनी ने किया हुआ है वो है कि एक एनसीडी के बदले उन्होंने एनसीडी सामने इश्यू कर दिया हुआ है, ठीक है। सो एनसीडी के बदले उन्होंने कैश नहीं दिया है, उसको रिडीम नहीं किया हुआ है बिकॉज उससे कंपनी पे काफ़ी कैश ड्रेन पड़ जाता है। एनबीएफसी बिजनेस है तो दे आर ऑलवेज इन नीड ऑफ कैश। अगर वो लोग एनसीडीज को रिडीम कर देते देन अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कैश वुड हैव गॉन आउट ऑफ द कंपनी। उन्होंने क्या किया कि जो एक एनसीडी था वही सेम टर्म्स में दूसरे एनसीडीज एनडीएल वेंचर्स के इश्यू कर दिए सामने, ठीक है। तो जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ एंड एट द सेम टाइम कंपनी का जो क्रेडिट वर्दिनेस है या फिर कंपनी का जो लिक्विडिटी है वो भी मेंटेन रहा। तो ये एक काफ़ी अच्छा रेगुलेटरी मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। सिक्स्थ रीजन ये है कि एनबीएफसी का लाइसेंस अगर एक नई कंपनी में लेने जाओगे आप तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एक नई कंपनी में आप एक एनबीएफसी बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो उनका है, ठीक है, एंड ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी एक जो उनका है, राइट,
वो दोनों को ही उन्होंने साथ में ला लिया, जिससे जो उनको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो उनका अचीव हो जाए। ठीक है, सो वाइल डीमर्जर बैक इन 2022 हुआ था, उसके तुरंत बाद उन्होंने आरबीआई को एप्लीकेशन कर दिया था एनबीएफसी के लाइसेंस के लिए, एंड जैसे ही उनका लाइसेंस वगैरह आ जाता है ये मर्जर इन इफेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट स्ट्रेटेजिक रीजन जो मुझे लगता है कि इनका टाइमिंग जो है ये मर्जर करने का, ठीक है, वो तभी हो रहा है जब इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आर एट पीक। उनका जो स्ट्रेस्ड एसेट्स वगैरह जो कि थे पहले, वो ओवरकम करके अभी एनबीएफसी बिजनेस अच्छा विजिबिलिटी बता रहा है फ्यूचर का फॉर ग्रोथ, एंड बिकॉज ऑफ द गुड प्रॉफिट्स द वैल्यूएशन इज ऑल्सो बाउंड टू बी गुड, एंड दिस इज द लास्ट रीजन वाई आई फील कि ये टाइमिंग भी इतना अप्रोप्रिएट है फॉर द मर्जर ऑफ दिस टू कंपनीज। तो ये था हमारा केस स्टडी ऑन हाउ a company can get listed without going into an IPO. This was specifically a case of a reverse merger wherein एक unlisted company एक listed company में merge होकर list हो जाता है, and specifically जो company merge हो रहा है in this particular case is a very huge company. ठीक है, so काफ़ी specific situation था ये, but really knowledge worthy, and अगर आपको और भी ऐसे knowledge worthy insights चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, and thank you for your time.